बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और ग्रामीण। जैसा कि आपको इससे पिछली वीडियो में बताया गया कि सीक्रेट सोसाइटीज़ क्या हैं और किस तरह सोशल इफ़ेक्ट्स और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए हमारे माशरे में किस हद तक मुदाखलत करते हैं, आज सीक्रेट सोसाइटी से ही मुतालिक हम जानेंगे बिल्डरबर्ग ग्रुप के बारे में। So over there, the world's power elite are gathering. We all talk about a democracy that isn't there. People want to know what's going on, what we're talking about. A global tyranny that would have made George Orwell wince. ये एक मुकम्मल तौर पर सीक्रेट सोसाइटी तो नहीं, लेकिन इसके कुछ खुफिया काम ऐसे हैं जिनकी वजह से इन पर बहुत सी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज हैं। इसको सीक्रेट सोसाइटीज़ की लिस्ट में शामिल किया गया है क्योंकि इसके इल्यूमिनाटी, फ्री मेसनरी और बोहेमियन ग्रोव जैसे सीक्रेट सोसाइटीज़ के साथ लिंक्स हैं। इस सोसाइटी की कोई इब्तदाई तकरीब तो नहीं होती, लेकिन इस सोसाइटी का तकाजा है कि इसके मेंबर्स का बैंकिंग, पॉलिटिक्स और कॉमर्स में खासा तजर्बा हो। जैसा कि दूसरी सीक्रेट सोसाइटीज़ पर तनकीद होती है, वैसे ही इस सीक्रेट सोसाइटी को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है क्रिश्चियन राइट विंग की तरफ से कि इस सोसाइटी का ताल्लुक जूइश कम्युनिस्ट या लिबरल ज़ायनिस्ट की कॉन्स्पिरेसी से है और ये कि ये दुनिया को चलाते हैं। यहाँ कई सवाल जन्म लेते हैं। क्या बिल्डरबर्ग ग्रुप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या? क्या दुनिया में होने वाले मशहूर हमलों में बिल्डरबर्ग ग्रुप का हाथ है? क्या इस सोसाइटी के बनने में CIA का हाथ है? आज की इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो के बकिया हिस्से की जानिब बढ़ूँ, आपसे गुजारिश है कि चैनल मिनीपीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। मज़ीद आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। ज़्यादातर सीक्रेट सोसाइटीज़ के बरक्स बिल्डरबर्ग ग्रुप दुनिया के मामलात में दिलचस्पी रखने का हकीकी दावा करता है। Bilderberg Group. Bilderberg. The Bilderberg Group. ये दुरुस्त है कि बहुत सी पावरफुल पर्सनैलिटीज़ को इनके साथ शामिल होने की दावत दी गई है, लेकिन हेनरी किसिंजर, जिमी कार्टर, डेनिस हेले, केनेथ क्लार्क और जॉर्ज बुश जैसे मुख्तलिफ शख्सियात के साथ बिल्डरबर्ग ग्रुप को सियासी मैदान में रखना मुश्किल है। The billionaires, politicians, bankers and European royalty. So over there, the world's power elite are gathering. People want to know what's going on, what we're talking about. If we cross that police tape, we'll be arrested. बिल्डरबर्ग ग्रुप एक खतरे की नुमाइंदगी करता है। मिसाल के तौर पर यूगोस्लाविया में सर्ब्स ने बिल्डरबर्ग ग्रुप को जंग शुरू करने का जिम्मेदार ठहराया, जिसकी वजह से स्लोबोडन मिलोसेविक का खात्मा हुआ। याद रहे, स्लोबोडन मिलोसेविक यूगोस्लाविया के अंदर सर्बिया के सदर और 1997 से 2000 तक फेडरल रिपब्लिक और यूगोस्लाविया के सदर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। ओक्लाहोमा सिटी के बमबार टिमिथ मैकविक, लंदन के बमबार डेविड कॉकलैंड और ओसामा बिन लादेन के बारे में कहा जाता है कि ये वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की ऐसी पॉलिसीज़ का हिस्सा थीं जिनके पीछे बिल्डरबर्ग ग्रुप का हाथ है। बिल्डरबर्ग ग्रुप को कब और किसने बनाया? डेनिस हेले साबिक फॉरेन सेक्रेटरी और लेबर पार्टी के मेंबर रह चुके थे। इन्होंने 1954 में बिल्डरबर्ग ग्रुप को कायम किया था। इस इल्ज़ाम पर कि बिल्डरबर्ग ग्रुप दुनिया की हुकूमतों को कंट्रोल करता है, इसने एक मुख्तसर सा जवाब दिया। इसमें कितई तौर पर कुछ भी नहीं है। हमने कभी भी बिल्डरबर्ग ग्रुप में बड़े मसाइल पर इत्तफाक़ राय हासिल करने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ एक बहस के लिए जगह है और बिल्डरबर्ग ग्रुप सबसे मुफीद ग्रुप है जिसमें मैंने शिरकत की है। राजदारी ने लोगों को काबिल किया है कि वह ईमानदारी से बोलें बगैर किसी दबाव के खौफ से। अब अगर हम ये मान भी लें तो फिर सच्चाई क्या है? बिल्डरबर्ग ग्रुप असल में है क्या? बिल्डरबर्ग ग्रुप की पहली मीटिंग 29 और 31 मई 1954 की दरमियानी शब हॉलैंड के शहर ओस्टरब्रिक के होटल डी बिल्डरबर्ग में हुई। मीटिंग में बुनियादी ख्याल का इजहार ये था कि मुस्तकबिल की जंगों को डच गवर्नमेंट और CIA की मदद से दूर गैर रस्मी दोस्ताना माहौल में आलमी ताकत को इकट्ठा करके रोका जा सकता है। इस पुरवकार इज्तिमा में अमेरिकन इंटेलिजेंस की मौजूदगी ने इस सेटअप के बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्शियल थ्योरीज को हवा दी। लास्ट डे स्पार्क, जो कॉन्जरिंग ऑर्डर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एंड द कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऑथर हैं, उसने अपनी किताब में बताया ये ख्याल कि एक सायेदार ग्रोह दुनिया को चला रहा है कोई नई बात नहीं। हज़ारों सालों से लोग ये मानते रहे हैं कि दुनिया पर यहूदियों की हुकूमत है
وہ مزید کہتا ہے، کیا ہمیں یہ مان نہیں لینا چاہیے کہ امیر اور طاقتور اپنے مفادات کے لیے چیزوں کو آرگنائز کرتے ہیں اور اسے ہی کیپٹلزم کہتے ہیں۔ کرسچنز دو مختلف شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، کرسچن رائٹ ونگ اور کرسچن لیفٹ ونگ۔ کرسچن لیفٹ ونگ کا خیال ہے کہ سماجی انصاف، طاقت سے دستبردار ہونا، عاجزی، معافی اور دعا کا نجی مشاہدہ عوامی طور پر فرض کی گئی دعا کے برخلاف انجیل کے ذریعے لازمی ہے، جبکہ کرسچن رائٹ ونگ وہ سیاسی گروہ ہیں جو سماجی طور پر قدامت پسند اور روایات پسندانہ پالیسیوں کی مضبوط حمایت کرتے ہیں۔ یہ قدامت پسند عیسائیت کی تعلیمات کی اپنی تشریح کے ساتھ ساتھ سیاست اور عوامی پالیسی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دونوں کرسچن ونگز کے اپنے اپنے نظریات ہیں بلڈربرگ گروپ کو لے کر۔ کرسچن رائٹ ونگ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بلڈربرگ گروپ لبرل زائنسٹ ہیں، جبکہ کرسچن لیفٹ ونگ کا کہنا ہے کہ بلڈربرگ گروپ کرسچن رائٹ ونگ کی ایک سرمایہ دارانہ تنظیم ہے اور یہ نیو ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں، جیسا کہ ٹونی گوزلے کرسچن لیفٹ ونگ کی طرف سے بلڈربرگ گروپ پر تنقید کرتے ہوئے کہتا ہے، میرا بنیادی مسئلہ رازداری ہے۔ جب اتنی طاقت والے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اس بات کی وضاحت واجب ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ مزید بتاتا ہے، امریکہ کی طرف سے عراق پر ہونے والے حملے کی خبر مجھے بلڈربرگ گروپ کی میٹنگ کی لیک سے ہوئی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ کا دعویٰ کہ اس کا مقصد عراق کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک کرنا، صدام حسین کو دہشت گردی کے نام پر گرفتار کرنا اور عراق کی عوام کو آزاد کرنا محض ایک بلڈربرگ گروپ کے خوف کے مارے پیدا کی ہوئی ایک چال تھی، عراقیوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے جہاد کو دہشت گردی کے نام پر روک کر مسلمانوں کا امیج خراب کرنا تھا کہ کہیں بلڈربرگ گروپ کے نیو ورلڈ آرڈر کے نظریے کی مخالفت میں عراقی مسلمان کوئی رکاوٹ پیدا نہ کر دیں۔ بلڈربرگ گروپ کب اور کہاں ملتے ہیں، اس کو کب اور کس نے بنایا؟ سال میں ایک بار دنیا کے سب سے طاقتور لوگ ایک ہیویلی گارڈڈ لوکیشن پر ملتے ہیں۔ یہ کانفرنسز یوکے کے ہاٹ اسپرنگز، ورجینیا، ٹورکوئے، فرانس کے کینز اور ڈنمارک کے فریڈنسبرگ میں ہوئی ہیں۔ L'année dernière, le thème, c'était la possible crise d'énergie. Sans savoir, nous étions des petits prophètes et la crise d'énergie est venue beaucoup plus vite que tout le monde des participants. میٹنگز ہونے سے کچھ دیر پہلے سیکیورٹی ٹیمز عام طور پر CIA اندر داخل ہوتی ہیں اور گراؤنڈ فلور کو پہلے سے تیار کرتی ہیں، کسی بھی مہمان کے مقام کو خالی کر دیتی ہیں۔ CIA کے ملوث ہونے کی جڑیں ایک ڈاکٹر جوزف ہیرونیم ریٹنجر کے کام میں ہیں، جو انتہائی غربت سے نکل کر اس عہدے پر پہنچ چلا گیا تھا جس میں اس کے کان صدر کے کان تھے۔ ریٹنجر 20ویں صدی کے سب سے پراسرار کرداروں میں سے ایک ہے، جس کو بلڈربرگ گروپ کا فادر قرار دیا گیا ہے۔ یہ بھی افواہ تھی کہ یہ سوشلسٹ انٹرنیشنل، فری میسنز، ویٹیکن اور میکسیکن گورنمنٹ کا ایجنٹ رہا ہے، لیکن اس کی ملازمت نے کیوبا کی سگار فیکٹری کے عملے کو پڑھنا اور میکسیکن کے ینگ پیٹریوٹس پر مشتمل ایک سیکرٹ سوسائٹیز کی تشکیل دی، جسے ایکشن کمیٹی کہا جاتا ہے۔ 1924 میں اس کے ذہن میں سب سے پہلے یونائٹڈ یورپ کا خیال آیا اور اس نے پارلیمنٹ ایڈی مورل کے برٹش ممبر کی مدد سے ایک سیکرٹ گروپ بنانے کا فیصلہ کیا، جس کا واحد مقصد ایسی کوشش کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ جب مورل کا انتقال ہو گیا تو ریٹنجر نے ارنسٹ بیون اور سر اسٹیفرڈ کرپس جیسے سیاستدانوں سے بات کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی خاص طور پر ان کے خیالات سے متاثر نہ ہوا اور سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع ہونے پر یہ منصوبہ رک گیا۔ لندن میں جلا وطنی میں پولینڈ کی گورنمنٹ کے ساتھ جنرل سکورسکی اور سر کولن گوبنس کے ماتحت SOE کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ریٹنجر دوبارہ اس خیال پر واپس آیا اور 1946 میں اس نے رائل انسٹیٹیوٹ فار انٹرنیشنل افیئرز میں ایک تقریر کی جس میں ممکنہ خطرہ پر زور دیا گیا سوویت یونین کی طرف سے۔ 2 سال بعد یہ جانتے ہوئے کہ انہیں امریکہ کی حمایت کی ضرورت ہوگی، بیلجیم کے سابق وزیر اعظم پال سپاک، ونسٹن چرچل اور یورپین یونین کے پریزیڈنٹ ڈنکن سینڈرز نے ریٹنجر کا فائنانس ریزنگ مشن کا ساتھ دیا۔ یہ سب 2 سال قبل کی گئی ریٹنجر کی تقریر کا نتیجہ تھا کہ ایک آرگنائزیشن تشکیل دی گئی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یورپین یونین پر امریکن کمیٹی کا آغاز ولیم ڈونوون کی نگرانی میں کیا گیا،
जो ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज के साबिक डायरेक्टर एलन डलेस के साथ नायब चेयरमैन थे। एलन डलेस को हाल ही में नई CIA का डायरेक्टर बनाया। टिंजर ने फिर फैसला किया कि नेटो ममालिक के अहम लोगों के दरमियान गैर सरकारी मुलाकातें होनी चाहिए और अपनी यूरोपियन रेवोल्यूशन के एक साथी पॉल रिचकन्स के जरिए इसने हॉलैंड के प्रिंस बर्नार्ड से एक अहम रब्ता किया। एक ऐसे शख्स को फ़रोग़ देने में मदद के लिए एक मिसाली शख्सियत के तौर पर मुंतखब किया गया। उस वक्त एंटी अमेरिकन की लहर बढ़ रही थी और टिंजर ने महसूस किया कि ये मुस्बत पेश रफ्त नहीं, इसलिए इसने डेनमार्क, ग्रीस, इटली, फ्रांस और UK और बरतानिया समेत कई ममालिक से अहम लोगों को जमा किया और पहली मीटिंग में 25 सितंबर 1952 को पेरिस के एक अपार्टमेंट में इस बात पर इत्तफाक किया कि अगर वो अपने नज़रियात को बढ़ाना चाहते हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स को एक खिलाड़ी बनना है। इसलिए रटिंजर और प्रिंस बर्नार्ड एक बार फिर अपना केस बयान करने के लिए वाशिंगटन गए। अमेरिका में इन्होंने CIA के डायरेक्टर वाल्टर बैडर स्मिथ जनरल और सदर आइजनहोवर के कौमी सलामती के मुआवन चार्ल्स जैक्सन की हमायत हासिल की। एक कामयाब मीटिंग का नतीजा एक अमेरिकन कमेटी का क़याम था, जिसकी रकनियत में चेस मैनहट्टन बैंक के डेविड रॉकफेलर और मशहूर फूड मैन्युफैक्चरर के हेनरी हेंस शामिल थे। इसके बाद पहली रस्मी मुलाकात होटल डी बिल्डरबर्ग में हुई। उस वक्त से लेकर अब तक उन लोगों के नामों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्होंने इस नामवर तंजीम के इजलास में शिरकत की है, जिनमें हेनरी किसिंजर, साइरस वेन्स, एक्स प्रेसिडेंट गैरल्ड फोर्ड, सर कैथ जोसेफ, सर डेविड ऑन, वाइस प्रेसिडेंट वाल्टर मोंडेल, वेलर गिस्कार्ड, हेलमट शिमिट और गुज़िश्ता 40 सालों में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर शामिल हैं। हर ग्रुप मुलव्वस अफराद की तरदीद के बावजूद ये बात दिलचस्प है कि बिल्डरबर्ग ग्रुप की इज्तिमात में कई अहम आलमी वाक़यात जन्म लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ रोम, जो कम्युनिटीज़ में सबसे ज़्यादा मशहूर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को वजूद में लाया, इस मुआहदे पर 25 मार्च 1957 को इटली, फ्रांस, बेल्जियम, वेस्ट जर्मनी और लग्जमबर्ग और नीदरलैंड ने दस्तखत किए और ये 1 जनवरी 1958 को नाफिज अल-अमल हुआ और कॉमन मार्केट को जन्म दिया गया। कॉमन मार्केट का मतलब है कि यूरोपियन ममालिक का एक ग्रोह जो एक दूसरे के साथ तजारत पर कम या कोई ड्यूटी आयद नहीं करता। ये 1970 और 1960 के दौरान में यूरोपियन यूनियन ने इस्तेमाल की थी और इस ट्रीटी ऑफ रोम और दोनों गल्फ वार्स इस सीक्रेट सोसाइटीज़ का कामयाब मिशन थे। और फ्रांसीसियों ने शिकायत की कि बिल्डरबर्ग ग्रुप ने 1960 की दहाई में फ्रांस की हुकूमत के सियासी मामलात में मदाखलत की थी। प्यारे नाज़रीनो ग्रामी, ये कहना कि बिल्डरबर्ग ग्रुप के दिल में सबके बेहतरीन मफादात हों गलत है, बल्कि ये पब्लिक ओपिनियंस और कुछ आलमी वाक़यात को अपने मुताबिक बदलने के लिए मौजूद हैं, ख्वाह वो मुसलमानों को टेररिस्ट करार देने के हों या इसराइल को यहूदियों का प्रॉमिस लैंड करार देने के हों।